हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आज मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का 11 चैप्टर है, क्लास 12 का। प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आती है। आपने कभी सुना होगा कि तेज़ी या मंदी की जो अवस्थाएं चलती हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, जिसमें महंगाई आ जाती है या अर्थव्यवस्था जो है हमारी बिल्कुल डाउन आ जाती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से किसी भी इकोनॉमी के अंदर डिफिशिएंट डिमांड यानी कि मांग के कम हो जाने की प्रॉब्लम आती है और एक्सेस डिमांड या मांग के बढ़ जाने की जो समस्याएं आती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर हमारा जो प्राइस लेवल है वो बहुत ऊपर चले जाता है या बहुत नीचे आ जाता है। तो वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ डिफिशिएंट डिमांड, यानी कि न्यून मांग क्या होती है। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, न्यून मांग यानी कि मांग का कम हो जाना। तो ये जो मांग कम हो रही है, ये किससे कम हो रही है? सबसे पहले हमारे पास पॉइंट ये आता है कि किस चीज़ से ये मांग कम हो रही है। तो हम बात करेंगे कि एक जर्नल जो लेवल होता है, एक सामान्य स्तर होता है। सामान्य स्तर का मतलब कि एक पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था। हम ये मान कर के चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, पूर्ण रोज़गार होगा, यानी कि सभी लोगों को काम मिला होगा। तो उस लेवल पर जितनी डिमांड या सप्लाई होनी चाहिए पूर्ण रोज़गार के स्तर पर, कि इकोनॉमी के अंदर जितने लोग काम करने के लिए उपलब्ध हैं वर्तमान दर पर, उस अवस्था में जिन सभी लोगों को जो काम मिल जाता है, वास्तव में डिमांड क्या हो जाती है, उससे कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट हैं, इन दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, इसमें कहता है कि जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट में जो एग्रीगेट डिमांड होती है, उससे कम हो जाता है। यानी कि पॉइंट हमारा ये है कि पूर्ण रोज़गार में जितनी एग्रीगेट डिमांड होती है, वास्तव में एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, उससे कम हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफिशिएंट डिमांड कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जितनी एग्रीगेट सप्लाई होती है, वास्तव में हमारी जो एग्रीगेट जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, उससे कम हो जाती है। तो इसको दोनों तरह से हम पढ़ सकते हैं कि पूर्ण रोज़गार पर जो एग्रीगेट डिमांड है वो, या पूर्ण रोज़गार पर जो एग्रीगेट सप्लाई है वो, वास्तव में डिमांड इन दोनों से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डिफिशिएंट डिमांड कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमने ये सोचा कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, कि सभी लोगों को काम मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, सभी लोगों को काम नहीं मिल पाया। हमारे अकॉर्डिंग सभी लोगों को काम मिल जाएगा, और हमने उसी के अकॉर्डिंग क्या है, मार्केट के अंदर क्या है, एग्रीगेट सप्लाई की है, और उसी के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, सभी लोगों को काम नहीं मिल पाया, और इकोनॉमी के अंदर क्या आ गई, एक बेरोजगारी की स्थिति आ गई, जिसकी वजह से जो डिमांड का स्तर है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या रह गया, कम रह गया। तो जितना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हमारी डिमांड का लेवल कम रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफिशिएंट डिमांड या न्यून मांग कहते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर एक डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ओ वाई एक्सिस पे हमारे पास दिखाया गया है एग्रीगेट डिमांड को, और ओ एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पर दिखाया है इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। तीनों चीज़ों को हम क्या है, यहाँ पर दिखा सकते हैं। क्योंकि न्यून मांग में एक्चुअल में फाइनली जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों के ऊपर पड़ता है। तो हम यहाँ पर तीनों चीज़ों को एक साथ क्या है, दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए एस एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमने बात की थी कि ये 45 डिग्री पे बनता है और ये ऊपर की तरफ जाता है। ये इसको हम इनकम कर्व भी कह सकते हैं और एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी कह सकते हैं, इसके दोनों नाम होते हैं। तो यही हमारा इनकम कर्व है और यही क्या है, हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। यहाँ पर दिखाया गया है एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि एडीएफ लिखा हुआ है।
तो देखो हमने तो वास्तव में ये सोचा कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर क्या है एग्रीगेट डिमांड जो है वो इतनी होनी चाहिए, लेकिन रियल में हुई कितनी डिमांड जो है वो इससे कम रह गई। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे ADU बना हुआ है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड वास्तव में हुई इतनी। हमारे अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए थी, एग्रीगेट डिमांड इतनी होनी चाहिए थी जो फुल एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है, OM, यानी कि OM व्यक्तियों को जब हम काम पे लगाते हैं तो वहाँ पर पूर्ण रोजगार होता है, यहाँ पर सभी लोगों को काम मिल जाता है। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर बेरोजगारी की स्थिति रह गई और सिर्फ ON लोगों को ही काम मिला और NM जो लोग थे वो क्या रहे, बेरोजगार रहे। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी डिमांड कम रही और डिमांड कम रहने की वजह से हमारा यहाँ पर सिचुएशन आई डिफिशिएंट डिमांड की। तो F और C का जो ये डिफरेंस है, यानी कि पूर्ण रोजगार पर एग्रीगेट डिमांड और अल्प रोजगार में एग्रीगेट डिमांड, इन दोनों में जो FC का जो डिफरेंस आ रहा है, इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, डिफिशिएंट डिमांड कहते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा वो आता है वो ये है कि इसमें डिफिशिएंट डिमांड का जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तो देखो डिफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या हुआ, वास्तव में डिमांड कम रह गई। हमने ये सोचा कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्शन किया, यानी कि ज़्यादा उत्पादन किया। वास्तव में डिमांड क्या रही, उससे कम रही, उत्पादन हमारा क्या रहा, ज़्यादा रहा। तो डिमांड कम होने की वजह से क्या होता है कि कुछ माल हमारा ऐसा होगा जो क्या है बिकेगा नहीं और वो क्या है बिना बिके रह जाएगा और हमारे स्टॉक में रह जाएगा। उसका इफ़ेक्ट हमारा नेक्स्ट ईयर के ऊपर पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर के अंदर हमें क्या है उत्पादन कम करने के लिए क्या है हम मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पिछले साल का मटेरियल क्या है बचा हुआ था। तो अगले साल हम उत्पादन क्या करेंगे, कम। अगर हम उत्पादन कम करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हमारे फैक्ट्री के अंदर बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको हम क्या है जॉब से निकाल देंगे, क्योंकि हमें ह्यूमन बींग्स की या जो हमारे वर्कर हैं उनकी ज़रूरत भी कम होगी, क्योंकि हमने उत्पादन कम करना है। तो उनको अगर काम से निकालेंगे तो उनकी इनकम के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि उनकी इनकम भी क्या होगी, कम होगी। तो इस वजह से आने वाले साल के अंदर क्या है एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो जाएगी, लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे, उनकी इनकम का लेवल भी कम हो जाएगा और उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा। तो डिफिशिएंट डिमांड का जो इफेक्ट है वो 3 चीज़ों के ऊपर पड़ता है। जब किसी भी कंट्री के अंदर डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसमें जो इकोनॉमी के अंदर क्या है इनकम का लेवल कम हो जाता है, प्रोडक्शन का लेवल कम हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट, तीनों का लेवल कम हो जाता है। मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ कि इस साल क्या हुआ कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जितनी डिमांड होनी चाहिए थी वास्तव में डिमांड क्या रही, उससे कम रही, जिसकी वजह से कुछ माल ऐसा था जो हमारा नहीं बिका, जिसका इफ़ेक्ट अगले साल पे पड़ेगा। अगले साल हम उत्पादन कम करेंगे, उत्पादन कम करेंगे तो हम कुछ लोगों को काम से निकाल देंगे, जिससे वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे और उनकी इनकम भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से उनकी इनकम कम हुई, वो बेरोजगार भी हुए और हमारा उत्पादन भी क्या हुआ, कम हुआ। तो इसमें न्यून मांग के अंदर क्या है फाइनल इफेक्ट 3 चीज़ों के ऊपर पड़ता है। तो ये है न्यून मांग के कॉन्सिक्वेंसेस। डिफिशिएंट डिमांड का यहाँ पर एक डायग्राम और बनाया गया है। हमने पीछे जो डायग्राम किया था, ये वाला जो डायग्राम था, नेक्स्ट डायग्राम जो है वो क्या है, इससे अलग है। इसमें आप देखिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या है एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है, OM पे यहाँ पे बताया गया कि ये पूर्ण रोजगार है। पूर्ण रोजगार का मतलब हमारे पास इतने ही लोग थे, इससे ज़्यादा हमारे पास क्या है ह्यूमन बीइंग या वर्कर नहीं है, लेबर हमारी इससे ज़्यादा हमारे पास लेबर नहीं है। तो OM से ज़्यादा हम क्या है लेबर को नहीं बढ़ा सकते। तो ये एक जनरल सिचुएशन है, लेकिन मतलब कि रियल सिचुएशन नहीं है ये। और इस डायग्राम के अंदर जो बताया गया है इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास क्या है OM ही वर्कर हैं, इतना ही हमारे पास रोजगार है, इससे ज़्यादा रोजगार नहीं है। इससे ज़्यादा रोजगार ना होने का मतलब क्या हुआ कि हम उत्पादन को इससे ज़्यादा क्या है नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पर क्या होता है, ये केंजियन फ्रेमवर्क है। केंजियन ये कहता है कि जब हम इकोनॉमी के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति पर पहुँच जाते हैं तो उसके बाद हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है, ओ से हमारी जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही हम OM पर पहुँचेंगे, पूर्ण रोजगार की स्थिति पर पहुँचेंगे, उसके बाद A पॉइंट के बाद क्या है एग्रीगेट सप्लाई बढ़नी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ये स्थिर हो जाती है। इसका कारण यही है कि इंजन ये कहता है कि यहाँ पर पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती है और इसके बाद हम उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते और हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है।
तो ए पॉइंट हमें बताता है पूर्ण रोजगार को। तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है हमारा, ये पूर्ण रोजगार स्तर पे है हमारा। तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये तो हमारी एक डिज़ायर लेवल था कि एग्रीगेट डिमांड इतनी होनी चाहिए, लेकिन रियल में एग्रीगेट डिमांड कितनी रही, क्योंकि इकॉनमी के अंदर बेरोजगारी की स्थिति रही, इस वजह से क्या है एग्रीगेट डिमांड क्या रही है हमारी, कम रही। एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, हम यहाँ पर इसको नाम दे सकते हैं ए टी का नाम दे सकते हैं। तो ए टी का जो डिफरेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफिशिएंट डिमांड कहते हैं। और इसी डिफरेंस को इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन कहा जाता है, यानी कि मुद्रा अपस्फीति। अपस्फीति यानी कि मंदी की सिचुएशन। आपने इकोनॉमी के अंदर सुना होगा कि तेजी और मंदी की अवस्थाएं। तो न्यून मांग जन्म देती है इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन को, अपस्फीति को या मंदी को क्या है ये जन्म देती है। तो ए टी का जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को क्या कहा जाता है, न्यून मांग कहा जाता है। इसी डिफरेंस को हम डिफ्लेशन कहते हैं, और इसी डिफरेंस को हम मुद्रा अपस्फीति कहते हैं, एक मंदी की सिचुएशन कहते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, डिफ्लेशन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे एक्सेस डिमांड के बारे में। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हुआ कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जितनी डिमांड होनी चाहिए, रियल में एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, उससे ज़्यादा हो जाती है। हमारा जो लेवल था वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, यानी कि जो डिज़ायर लेवल है वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। हमने ये सोचा कि इकोनॉमी के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी, सभी लोगों को काम मिलेगा, तो कितनी डिमांड होनी चाहिए। बट रियल में क्या हो जाता है, डिमांड उससे ज़्यादा हो जाती है। उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जितनी डिमांड होनी चाहिए, रियल में एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, उससे ज़्यादा हो जाती है। तो इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। जैसे न्यून मांग में हमारे पास 2 पॉइंट थे, वैसे क्या है एक्सेस डिमांड में भी क्या है, हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए जो डिज़ायर एग्रीगेट डिमांड है, रियल में एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है इकोनॉमी के अंदर, उससे ज़्यादा हो जाती है। या हम इसको एग्रीगेट सप्लाई से भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि पूर्ण रोजगार स्तर पर क्या है, जितनी एग्रीगेट सप्लाई होती है, ठीक है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, उससे क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो एक्सेस डिमांड वो होती है जो क्या है, पूर्ण रोजगार पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेस डिमांड का जो कर्व है वो क्या है, बना हुआ है। इस कर्व में आप ध्यान से दीजिए कि ओ वाई एक्सिस पे हमने सेम वही चीज़ एग्रीगेट डिमांड को दिखाया गया है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को दिखाया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केंजियन जो है वो ये कहता है कि जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच जाते हैं, ये OMM पॉइंट जो है ये पूर्ण रोजगार का स्तर है। इसके बाद हमारे पास लेबर की एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमारे पास नहीं है। जब जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हम सप्लाई को बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे ही हम OM एम्प्लॉयमेंट को लगाते हैं, उसके बाद हमारे पास और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये पूर्ण रोजगार है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। और इस लेवल पर क्या आकर के, ई पॉइंट पर आकर के एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये एग्रीगेट डिमांड, नीचे वाला जो कर्व है एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो ये हमारा डिजायर लेवल है कि ई पॉइंट पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को कट करेंगे। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है वो क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उससे ज़्यादा होगी। ये वाली एग्रीगेट डिमांड हो गई, हमारे अकॉर्डिंग ये वाली होनी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी, एग्रीगेट डिमांड इससे ज़्यादा हुई। तो जितनी ये ज़्यादा हुई, एफ और ई का जो डिफरेंस है, इसी को क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। और इसी पॉइंट को हम कहते हैं इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन। क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो किसके ऊपर पड़ता है, उसका इम्पैक्ट जो है वो प्राइस के ऊपर पड़ता है, और प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो एक्सेस डिमांड का फाइनली इम्पैक्ट सिर्फ प्राइस के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी तो फाइनली उसका इम्पैक्ट प्राइस पे ही पड़ेगा। तो प्राइस इसमें क्या है, बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब प्राइस बढ़ेगा तो देश के अंदर क्या होगा, महंगाई की स्थिति आएगी, और इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं।
तो यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रखे हैं, तो इसके क्या क्या परिणाम निकलेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या है एग्री की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तब प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जितना रोज़गार था हमने सारा रोज़गार उसमें काम पे लगा दिया, उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा पर्सन नहीं है, तो मतलब हम सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ डिमांड में क्या है वृद्धि होती है। और जब डिमांड बढ़ रही होती है और सप्लाई क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तब इसका इम्पैक्ट जो है वो किसके ऊपर पड़ता है, प्राइस के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है, जब एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होने लग जाएंगे, और उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट, एक्सेस डिमांड या मुद्रास्फीति। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन डिफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, इसमें 4 डिफरेंस टोटल दे रखे हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि डिफिशिएंट डिमांड वो डिमांड होती है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे कम रह जाती है। और एक्सेस डिमांड जो क्या होती है वो ये होती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। दूसरा पॉइंट सप्लाई से रिलेटेड है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जितनी सप्लाई होनी चाहिए, एग्रीगेट डिमांड जो है वो उससे क्या रह जाती है, कम रह जाती है। और दूसरा इसी के अंदर पॉइंट हमारा एक्सेस डिमांड का दे रखा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जितनी हमारी सप्लाई होनी चाहिए, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि जो डिफिशिएंट डिमांड होती है यानी कि न्यून मांग होती है, उसमें मुद्रास्फीति आती है यानी कि डिफ्लेशन आता है। और जो एक्सेस डिमांड होती है उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, प्राइसेस पे पड़ता है, जिसकी वजह से देश में क्या आती है, मुद्रास्फीति या महंगाई आती है। फोर्थ पॉइंट आता है कि फाइनली इसके इम्पैक्ट किन किन चीज़ों के ऊपर पड़ेंगे। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि जो डिफिशिएंट डिमांड है उसका इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयमेंट पे, प्रोडक्शन पे, ठीक है, और इनकम पे, तीनों चीज़ों के ऊपर पड़ता है। तीनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। लेकिन एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ प्राइजेस के ऊपर पड़ेगा। इसमें क्या होता है, प्राइस जो है वो क्या होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो यहीं तक आप इसने क्या है, इसको करना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।